नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, दिन रात एक करना शुरू कर दीजिए। आप सभी को पता है, आप सभी मैच्योर हैं, कब एग्ज़ाम है, कितनी स्टडी आपको अब करनी है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका रोल बढ़ चुका है। एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ जो है उसे अटैम्प्ट कर लेते हैं, आप खुद की इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे सेक्रेट क्लर्क के लिए। बाकी कोई भी डाउट्स आपके हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। हो सकता है कि रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए, काफ़ी सारे मैसेजेस हो चुके हैं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोनों भाषाओं में हमारी टेस्ट सीरीज़ रहती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स? अशोक के अध्यादेशों की लिपि क्या है? तो सही आंसर आपको चूज़ करना है। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएगा एग्ज़ाम में। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो भी जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टॉपिक। टॉपिक फोकस करना होता है आपको, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो ब्राह्मी है, इसमें काफ़ी सारे शिलालेख, अध्यादेश हमें देखने को मिलते हैं अशोक के, सम्राट अशोक। बी ऑप्शन सही है। लखवक्ष, ये टाइटल दिया गया था किसको? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक इसे ही बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था दोस्तों, जो मुग़लों में सबसे महान मुग़ल रहा है अकबर। तो कहाँ पर विजय हासिल करी थी अकबर ने, फिर इस दरवाजे को बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो ये गुजरात, ये ऑप्शन सही है। अगर एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ करना हो तो क्वेश्चन आ सकता है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का कब बनाया गया था? एग्जैक्ट डेट जो है ये पूछी जा सकती है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं सबसे पहले जिसका कमेंट सही आंसर आएगा उसी को इस टेस्ट सीरीज़ को प्रोवाइड करूँगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में ऐसा हुआ था। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन दी बैटल ऑफ। दो बैटल्स हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा चौसा का युद्ध, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। मुग़ल एम्पायर जो है ये कंटिन्यूसली नहीं चला, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। मुग़ल एम्पायर जो है एक बार ख़त्म भी हुआ था इंडिया से, शेरशाह सूरी के टाइम में सूरी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद फिर से हुमायूं जो है उसने इसके जो आगे वंशज थे शेरशाह के, उन्हें हराया और मुग़ल साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था भारत में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का वर्णन है? एक जादू टोना है और एक तंत्र मंत्र है। तो ये कहाँ पे है, किस वेद में? अथर्व वेद आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है टाइनी स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड आर कोल्ड। मध्य पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार डैश कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोला जाता है माइक्रोलिथ्स, हिंदी में सूक्ष्म पाषाण। तो सी ऑप्शन सही है। और ये माइक्रोलिथ्स वगैरह जो है ये कांगड़ा वैली जो है उसमें भी पाए जाते हैं। मतलब काफ़ी साल पहले ही यहाँ पे सभ्यता हमें देखने को मिलती थी कांगड़ा के आसपास। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द चोलाज? अच्छा, जो साउथ इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहाँ पे जो डिनास्टीज़ हुई हैं चोला, चेरा, चालुक्य, पांड्या,
काकतिया, ये सारी आपको पढ़नी है। हालांकि जो विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट एम्परर ऑफ द चोलाज यानी कि चोलों का प्रथम सम्राट कौन था, तो ये विजयालय चोला है, तो ये ऑप्शन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग सत्याग्रह मेड महात्मा गांधी या नेशनल लीडर। सबसे पहले 1915 में महात्मा गांधी आए, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बस इंडिया घूमे। फिर 17, 18 ये 2 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। तो चंपारण सत्याग्रह जो है इसकी वजह से ही महात्मा गांधी जो हैं ये पूरे देश भर में फेमस हुए थे, तो ए ऑप्शन सही है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। सी राजा गोपालाचारी लेड दी सोल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सी राजा गोपालाचारी जो हैं ये साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस थे, तो तमिलनाडु यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमें देखने को कब मिला था, 1942। अब थोड़ा सा इसमें देखिए कि 1942 के आसपास क्या क्या था। तो इसमें हमें जो क्रिप्स मिशन वगैरह है ये देखने को मिला था। तो थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप आसानी से आंसर चूज़ कर सकते हैं, क्रिप्स मिशन सही होगा इसका। साथ में चेक भी करते रहना कि 200 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि 100 मार्क्स में से ही कट ऑफ बनेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 15 मार्क्स वैल्यूएशन हो गया एंड सो ऑन, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस को पुनर्जागरण बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सभी को पता है राजा राममोहन रॉय, ब्रह्म समाज, तो बी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम में फेमस हुए थे। इनफैक्ट जो मुग़ल वगैरह हैं वो भी इन्हें काफ़ी मानते थे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी काफ़ी मानते थे, तो बहुत ही महान इंसान रहे हैं ये। और सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह वगैरह, इसमें काफ़ी अहम योगदान रहा इनका। What was the outcome of the गांधी-इरविन पैक्ट इन 1931? 1931 के गांधी-इरविन समझौते का परिणाम क्या था। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एग्री हुई थी कि वे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, इसको समाप्त कर देगा, तो ए ऑप्शन सही है। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। जितना भी ज़मीन वगैरह का काम है इसके बारे में जो सबसे पहले काम शुरू किया गया था, किस सुल्तान ने किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था, तो ये रहे हैं। आप यहाँ पे सी ऑप्शन देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मार्केट वगैरह जो है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, जो डिफेंस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था, और जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी तरक्की की थी। लेकिन घूम फिर के बात क्या आती है कि अंधा प्यार जो है ये इंसान को एक ना एक दिन बर्बाद कर ही देता है। तो ऐसे ही हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये भी दोस्तों बहुत ही महान दार्शनिक था, फिलोसफर था। अपने टाइम के काफ़ी आगे ये सोचता था, इसकी प्रजा को, इसके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या जो दरबारी थे, उनको भी समझ नहीं आता था कि करना क्या है। सपोज़ करिए कि आप इस टाइम 2022 या 2023 या 2024 या इसके आगे 1 या 2 या 4 साल रह रहे हैं, लेकिन अगर आप 2050 का ही सोचना शुरू कर दें कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो लोग उसको मूर्ख बोलते हैं। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी होता था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय।
तो रामकृष्ण परमहंस नाम था गुरु का स्वामी विवेकानंद जी के, तो उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की थी इस मिशन की, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद भी बहुत ही महान इंसान रहे हैं भारत के इतिहास में। इन्होंने भी भारत का परचम जो है पूरी दुनिया में लहराया है, ठीक है। इन्हीं की वजह से हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। कब मनाया जाता है कमेंट करके बताना फटाफट, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है और इम्पोर्टेंट है ये। एक इंटरनेशनल यूथ डे है और एक नेशनल यूथ डे है, दोनों के बारे में बताइएगा, एलेबोरेट करिए। जितना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतनी ही आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतना ही आपको प्रॉफिट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। हु बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल इन एलोरा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, चट्टान को काट के मंदिर बनाया गया है, और ऐसा नहीं कि नीचे से बनाया गया है, ऊपर से बनाया गया है, काट काट के नीचे की तरफ। तो ये दोस्तों कृष्ण एक जो है इनके द्वारा बनाया गया है, तो बी ऑप्शन सही है। Which of the following statements is not the impact of the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ देखो बी ऑप्शन जो है, द रिवोल्ट हैड ब्राउट एन एंड ऑफ द कंपनीज रूल, ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन जो है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज मैनिफेस्टेड इन दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट हुई, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम जो भी था, जो भी लड़ रहा था अपनी लड़ाई, वो खुद के लिए लड़ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें। बाकी जो कंपनी का रूल है ये भी एंड हो गया, क्योंकि 1858 का जो आया चार्टर आया, और उसके बाद जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की वो भी चेंज हो गई, और ब्रिटिश रूल जो है उसके खिलाफ आगे और विद्रोह इसी के चलते देखने को मिले थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क, कनिष्क के टाइम में अश्व घोष देखने को मिला, बासुमित्र देखने को मिला, नागार्जुन देखने को मिला, चाणक्य नहीं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हमें देखने को मिला। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 300 से 400 ईसा पूर्व पहले था। कनिष्क जो है 100 से 200 ईस्वी के आसपास की बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हु एबोलिश्ड तुलादान एंड झरोखा दर्शन, तुलादान और झरोखा दर्शन किसने समाप्त किया था? औरंगज़ेब। जिंदा पीर किसको बोला जाता है? औरंगज़ेब को। अपने धर्म को लेके इतना सीरियस था कि इसकी वजह से आगे मुग़लों का पतन भी हो गया था। द मेन कॉज फॉर द स्वदेशी मूवमेंट वॉज, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसी का विरोध करते करते स्वदेशी मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला था। 1905 आते आते मॉडरेट्स जो हैं कमज़ोर हो गए थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड द हड़प्पन साइट सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है ये ओरेलस्टीन ने इसको फाइंड आउट किया है। अब हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, इनको भूल जाओ, आसान क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही टफ क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे। सुतका गेंडोर जो है ओरेलस्टीन के द्वारा फाइंड आउट की गई थी ये साइट। एज पर द वैदिक लिटरेचर द टैक्स गिवन टू द किंग वाई द पीपल इज कॉल्ड, वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर जो है इसको क्या कहते थे? इसको दोस्तों बलि जो है, पाठ जो है, अंश, ठीक है, ये बोला जाता था। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अंश। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेवल्ड एज मॉडरेट लीडर इन दी कांग्रेस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस में उदारवादी नेता के रूप में अंकित किया गया था? उदारवादी नेता का मतलब होता है मॉडरेट्स, तो ध्यान दे दो। लाल बाल पाल जो हैं ये तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, अरविंदो घोष जो हैं ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो जी के गोखले जो हैं ये पॉलिटिकल लीडर थे महात्मा गांधी के, ठीक है।
तो ये मॉडरेट्स थे, यानी कि उदारवादी नेता थे। तो ए ऑप्शन सही है। अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो आगा खान, सलीमुल्लाह खान, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये नीचे वाला हिस्सा, ये क्या था? गोंडवाना लैंड। तो यूरोप इसका हिस्सा नहीं है, वो ऊपर वाला हिस्सा था। ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी रिपीटेड है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन? तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईजी क्वेश्चन है। दी माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में, मार्स मतलब मंगल। सपोज करिए कि ये है बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। उसके बाद ऐसे ऐसे आपको, ऐसे तो नहीं, मैं यहाँ पे बृहस्पति जो है उसे भी बना रहा हूँ। तो इस बेल्ट में आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह, ठीक है, माइनर प्लैनेट्स, लघु ग्रह। तो ये बेसिकली इनको क्या बोलते हैं? इनको एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिविटी फ्लैट लैंड इज कॉल्ड। अपेक्षाकृत समतल भूमि का एक विस्तृत ऊंचा क्षेत्र कहा जाता है। ये है तो इसको सीधा आप बोलोगे माउंटेन, लेकिन ये है तो इसको आप बोलेंगे पठार या प्लेट्यू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ऊंचा उठा हुआ भाग होता है भूमि का और ऊपर से समतल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो अफ्रीका में काफ़ी सारी भाषाएं हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज म्योरी ट्राइब इज फाउंड? म्योरी ट्राइब आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज़ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड? तो ये तो ऑब्वियसली भारत और चाइना ही अगर कहीं पे आ गया तो वो तो ऑटोमेटिकली हाई फाई हो जाएगा। तो एशिया। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड? तो बेसिकली हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से गर्मी के हस्तांतरण को डैश कहा जाता है, एडवेक्शन, संवहन, ठीक है, इस तरह से। विच टर्म इज़ अप्लाइड फॉर दी साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन ये है, तो यहाँ पे जो साइक्लोन वगैरह जो है, वितरित चक्रवात जो है, तो इसके लिए शब्द जो है इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखा है मैंने, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो डी ऑप्शन सही है। इनकरेक्टली क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको पता है क्या आता है? सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर मेसोफियर आता है, फिर थर्मोस्फियर वगैरह आता है। तो बेसिकली जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट जो है 0 से 18 किलोमीटर के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वार्म ओशनिक करंट? ये जो टॉपिक है ना ओशनिक करंट, इसको पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पक्का है एग्ज़ाम में। तो देखो, एगुलास करंट जो है ये एक वार्म करंट है। वार्म मतलब गर्म, गर्म हवा। गर्म हवा जो है इक्वेटर से अगर कहीं जाएगी तो गर्म होगी, जो पोल्स हैं वहाँ से आएगी इक्वेटर की तरफ तो ठंडी होगी। तो एगुलस जो है गर्म है, मोज़ाम्बिक गर्म है, उसके बाद क्यूरोशियो गर्म है, लेकिन कैनरी जो है ये ठंडी है। तो यही इसका सही आंसर होगा, कैनरी धारा। हाई टाइड एंड लो टाइड आर मेनली कोज्ड बाय? तो बेसिकली जो रोटेशन होती है अर्थ, वो भी वजह है। जो सन है
वो अट्रैक्शन उसकी है, गुरुत्वाकर्षण है, अट्रैक्शन ऑफ मून मून की भी होती है, तो इसी की वजह से टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्रैंड कैनियन जो है ये कहाँ पे है? यूएसए यानी कि अमेरिका में है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज़ हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? जो दोस्तों अटलांटिक ओशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लवणता है, सैलिनिटी है, तो सी ऑप्शन। सवाना इज़ ए टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स इज़ फाउंड इन। ग्रासलैंड्स पढ़ के जाना, एशिया के, यूरोप के, अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाना जो है हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, सी ऑप्शन। कमेंट करके बताना प्रेरी जो हैं ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, अभी कमेंट करके बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ डिपेंडेंट हैं, भारत जो है ये भी डिपेंडेंट है। पाम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने वाले ऑयल्स जो होते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं खाने वाले पाम ऑयल की वजह से। और मलेशिया जो है ये दूसरे नंबर पर है। मलेशिया जो है ये भी भारत के ऊपर, भारत को काफ़ी एक्सपोर्ट करता था पाम ऑयल, लेकिन कुछ टाइम से संबंध अच्छे नहीं है मलेशिया से, इसलिए हम इंडोनेशिया से जहाँ पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट पेयर हमें फाइंड आउट करना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, अर्थ समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल, तो इसका संबंध किससे है ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा आप सभी के कमेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू आउट द इंडियन ओशन। हिंद महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हिंद महासागर जो है ये सबसे गर्म महासागर है, तो बी ऑप्शन। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धा गंगा। मतलब वृद्ध गंगा, तो ये गोदावरी है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा भी इसको बोला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्लेशिएटेड वेटलैंड। ग्लेशिएटेड वेटलैंड का मतलब है ऐसा पानी का स्रोत जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप सभी को पता है बड़ा शिगड़ी में हमें चंद्रताल ग्लेशियर, जो ग्लेशियर तो आप नहीं कह सकते, इसको झील बोलेंगे, लेक बोलेंगे। चंद्रताल झील जो है ये बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसी की वजह से ये बनी थी, तो ये एक ग्लेशिएटेड वेटलैंड है, तो बी ऑप्शन सही है। और ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिलिका झील, उड़ीसा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है आज तक। विच ऑफ दी विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। तो सिक्किम जो है ये ऐसे है, मतलब यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान, तो म्यांमार का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। ये वाला पार्ट जो है भारत का, यहाँ पे म्यांमार है, तो सिक्किम रह गया यहाँ पे, ठीक है। दी धूपगढ़ पीक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो है वहाँ पे है धूपगढ़, और सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये सतपुड़ा श्रेणी जो है जो मध्य भारत है वहाँ पे है इस जगह। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका सही आंसर बताएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। मैं वेट करूँगा आप सभी कमेंट्स का। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज़ कवर्ड बाय दी। भारत में अधिकतम क्षेत्र डैश द्वारा कवर किया जाता है। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताना। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ करनी हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।